हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो राइट हियर। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही डिबेटेड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पीएचपी और नोड.जेएस दोनों में से कौन सा बेटर है और आपको कौन सा चूज करना चाहिए। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हम पहले डिफरेंसेस समझेंगे और आपको एग्जैक्टली मैं बताऊंगा कि आपको क्या सीखना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपको एडवांस लेवल का नॉलेज है, कोई भी आप इस एरिया में फॉलो करते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग गाइज मेक श्योर यू चेक आउट द फ्री मास्टर क्लास विच आई एम हैविंग। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर यू चेक दैट आउट एंड रजिस्टर फॉर इट। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सबसे पहले इन दोनों लैंग्वेजेस का हम ओवरव्यू देखते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें पीएचपी की, तो पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि लॉन्च हुई थी 1994 में। पीएचपी वेब डेवलपमेंट में बहुत पॉपुलर है और पीएचपी का जो कोड है उसको डायरेक्टली एचटीएमएल में इंबेड किया जा सकता है। पीएचपी को जाना जाता है उसकी सिंप्लिसिटी के लिए, ईज ऑफ यूज के लिए और जो इनबिल्ट फंक्शंस है जो जिससे आप डील कर सकते हो फाइल सिस्टम्स और डेटाबेस और भी चीजों के साथ। और अगर नोड.जेएस की बात की जाए तो नोड.जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसको आप रन करते हो सर्वर पर। तो बेसिकली रन टाइम एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि जो जावास्क्रिप्ट है, नोड.जेएस बेसिकली जावास्क्रिप्ट ही है जिसको आप सर्वर पे रन करते हो। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली आपका रन होता है ब्राउजर के अंदर, बट नोड.जेएस एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसको ब्राउजर से हटाकर आप सर्वर्स पे रन कर सकते हो। सो ये रिलीज हुआ था 2009 में। ये क्रोम का V8 जावास्क्रिप्ट इंजन को यूज करता है। उसके बाद ये एक इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग IO मॉडल है। नोड.जेएस कुछ सालों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है क्योंकि इसका फास्ट होने की वजह से और एक साथ साइमल्टेनियस कनेक्शंस को हैंडल करने की वजह से। अब हमने बात कर ली बेसिक्स की, तो अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। और अगर बात करें स्पीड की, तो नोड.जेएस जो है वो फास्ट है क्योंकि नोड.जेएस साइमल्टेनियसली मल्टीपल कनेक्शंस जो है उसको हैंडल कर सकता है। उसके बाद अगर कॉनकरेंसी की बात करें तो नोड.जेएस जो है वो कॉनकरेंसी में भी एक्सेल करता है। नोड.जेएस बेटर है रियल टाइम एप्लीकेशंस और डेटा इंटेंसिव टास्क्स के लिए। पीएचपी भी कॉनकरेंसी को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, बट उसके लिए और भी कॉन्फ़िगरेशन और एक्सटेंशंस का रिक्वायरमेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। स्केलेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी कोई लैंग्वेज को चूज किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की। तो पीएचपी और नोड.जेएस दोनों हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को सपोर्ट करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब ये होता है कि मान लो आपका एक सर्वर है, उस पे 100 यूजर्स की उसकी कैपेसिटी है, लेकिन अगर 100 यूजर से ज्यादा आने लगते तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप ये करोगे कि आप एक और सर्वर लगा दोगे। अब उसकी भी कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो एक और सर्वर लगा दोगे। तो इसको आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलते हैं। अब नोड.जेएस के पास थोड़ा सा एज है क्योंकि उसका इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विसेज के सपोर्ट की वजह से। अब इसके बाद हम वर्टिकल स्केलेबिलिटी की बात करते हैं। तो वर्टिकल स्केलेबिलिटी बेसिकली होता क्या है? देखो, वर्टिकल स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि एक ही कंप्यूटर है लेकिन उसके अंदर आप रिसोर्सेस को बढ़ाए जा रहे हो। एग्जांपल के लिए कि आप Core i5 प्रोसेसर था उसके अंदर और वो 1000 यूजर्स को हैंडल कर सकता था, तो आपने Core i5 हटा के Core i7 लगा दिया। बट यहाँ पे प्रोसेसर की बात नहीं हो रही। मान लो प्रोसेसर आपका बहुत अच्छा लगा है, बट रैम की बात करते हैं, है ना, कि अभी आपके 100 यूजर्स हैं जो 10 GB रैम यूज कर रहे हैं, तो आप उसको बढ़ा के 20, 30, 40 GB कर सकते हो। तो बेसिकली दैट इज वर्टिकल स्केलिंग। यहां पे आप रैम बढ़ा के, हार्ड डिस्क बढ़ा के, प्रोसेसर बढ़ा के आप इस तरीके से स्केलिंग कर सकते हो। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है आप हार्डवेयर के रिसोर्सेस आप वहां पे बढ़ा देते हो। तो दोनों लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता है। वर्टिकल स्केलिंग में हार्डवेयर और रिसोर्सेस पे डिपेंड करता है, तो दोनों इसमें बराबर है। इसके बाद हम इसके इकोसिस्टम और कम्युनिटी की बात करते हैं। सबसे पहले हम पैकेज मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो नोड.जेएस का जो पैकेज मैनेजर है वो है npm। npm बहुत पॉपुलर है और आपको वहां पे बहुत सारे पैकेजेस मिल जाते हैं। इसी तरीके से PHP जो है उसके लिए भी कंपोजर करके एक पैकेज मैनेजर है। तो कंपोजर जो है PHP का वो भी बहुत डेवलप हो चुका है, लेकिन जितना वास्ट npm है नोड.जेएस के लिए उतना वास्ट जो है वो कंपोजर नहीं है। उसके बाद कम्युनिटी और सपोर्ट की बात करें तो PHP जो है वो बहुत लंबे समय से है और बहुत पुरानी लैंग्वेज है, तो आपको ज्यादा ट्यूटोरियल और रिसोर्सेस मिलेंगे PHP के। लेकिन नोड.जेएस के भी जो है वो भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट कंपैरेटिवली अभी के टाइम पे अगर आप देखो तो PHP के जो रिसोर्सेस है और PHP का जो सपोर्ट है वो आपको ज्यादा मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं लर्निंग कर्व की और आपको कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहिए। तो देखो यार, नोड.जेएस जो है उसका लर्निंग कर्व थोड़ा सा डिफिकल्ट है और अगर PHP की बात करें तो PHP का जो लर्निंग कर्व है
वो आसान है। अब आप पूछेंगे कि सर हमें क्या सीखना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला देता हूं। ये फॉर्मूला के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है और आपने कभी भी वेब डेवलपमेंट में काम नहीं किया है, बैकएंड में काम नहीं किया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पीएचपी के साथ जाओ। बट अगर आपको प्रोग्रामिंग में प्रायर एक्सपीरियंस है या फिर आपने जावास्क्रिप्ट में काम किया हुआ है, तो आप नोड जेएस के लिए जा सकते हैं। और एक चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लैंग्वेजेस होती है। आप कोई भी लैंग्वेज में कोई भी काम कर सकते हैं, वो सिर्फ सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी लैंग्वेज अच्छी रहेगी। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस बैटल कि नोड जेएस बेटर है, पीएचपी बेटर है, आप ये देखिए कि आपके लिए क्या बेटर है। अगर आप बिगिनर है, आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है कोई भी लैंग्वेज का या प्रोग्रामिंग का, गो विद पीएचपी। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है या फिर और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है, then go for Node.js. So that's it for this video guys. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने फ्री मास्टर क्लास अभी तक चेकआउट और रजिस्टर नहीं किया, make sure you check that out. And that's it for this video. Thank you so much for watching and I'll gonna see you guys in next video. Bye bye.